ओके गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये करस्पॉन्डिंग स्टेट होती क्या है। आपको तो अभी पता भी नहीं है करस्पॉन्डिंग स्टेट। यानी कि देखो, स्टेट ऑफ मैटर तो चल ही रहा है अपना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर मैं सॉलिड का करस्पॉन्डिंग स्टेट पूछूं तो क्या जवाब दोगे? लिक्विड गैस। तो इस तरीके की कॉमन सेंस वाली बातें बार बार नहीं करेंगे अपन। ठीक है, कंसेप्ट है, थियोरेटिकल लैंग्वेज। मैं इसी को डिक्टेट कर रहा हूं, लेकिन फिर एक्सप्लेन अपने तरीके से करूंगा। ठीक है, ऑल द इक्वेशन डिफाइंड फॉर रियल गैसेस इन्वॉल्व गैस डिपेंडेंट कांस्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी रियल गैस हैं, उन रियल गैस की जो भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन इन्वॉल्व होती है गैस डिपेंडेंट कांस्टेंट के साथ, जैसे कि ए बी। ठीक है, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। हेंस इफ फॉर टू रियल गैसेस, जस्ट सपोज हमारे पास दो रियल गैसेस हैं, अब हमारे पास कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मोल्स भी हो जाएंगे, प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आर सेम। जस्ट सपोज दो रियल गैसेस हैं, उनका मोल, प्रेशर और वॉल्यूम सेम हो गए, देन द फोर्थ पैरामीटर नीड नॉट टू बी सेम। तो जो फोर्थ पैरामीटर है, जस्ट सपोज के वो टेम्परेचर हुआ, उसे जरूरी नहीं है कि वो भी सेम हो। ठीक है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द गैस डिपेंडेंट कांस्टेंट इज नोन। और तभी कैलकुलेट किए जाएंगे जब गैस डिपेंडेंट कांस्टेंट हमें नोन होंगे। यानी कि बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, फिर हम एन, पी, वी और टी जो चौथा पैरामीटर है, उन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, सुनिएगा, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर, टेम्परेचर और मोल्स की, ठीक है, और वॉल्यूम की। ऐसी सिचुएशन में न्यू रिड्यूस्ड पैरामीटर आर डिफाइंड एज व्हाट? हमारे पास आया प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट गाइस? पी वाई पी सी। ये क्या है? रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका? रिड्यूस्ड प्रेशर। कैसे निकाला? पी वाई पी सी। सिमिलरली बात है कि अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ यार यहाँ पे रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे बताओगे? ये आगे की कहानी आ गई कि भैया सर, ये रहा आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ये था रिड्यूस्ड प्रेशर, ये था आपका रिड्यूस्ड वॉल्यूम। कैसे लाए हम लोग? भाई गैस का प्रेशर अवेलेबल था, डिवाइड कर दिया उसके क्रिटिकल प्रेशर से। गैस का टेम्परेचर अवेलेबल था, डिवाइड कर दिया उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से। गैस का वॉल्यूम अवेलेबल था, डिवाइड कर दिया उसके क्रिटिकल वॉल्यूम से। क्या मिल गया? रिस्पेक्टिव रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक मोल, देखो ये कौन सी गैस है? वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। जनरली इसे हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहां पर कॉमन सेंस से मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यहां पर 1 मोल अवेलेबल है। ठीक है, और गैस। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इस प्रेशर को ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? माई प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट गाइस? रिड्यूस्ड प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर। माई टेम्परेचर इज व्हाट गाइस? रिड्यूस्ड टेम्परेचर इनटू क्रिटिकल टेम्परेचर। माई वॉल्यूम इज व्हाट? रिड्यूस्ड वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम। लिख सकता हूं? लिख दिया, लिख दिया। अब करना क्या है यहां पे? अब करना क्या है? अब आपको सीधा सीधा इसको और एनालाइज करना है। ठीक है, और एनालाइज कैसे करना है? थोड़ा लॉजिक लगाओ। आपको यहां पर वैल्यूज के बारे में बात करनी है, किसके? ए और बी के। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यूज है, तो अब आपको कुछ कॉमन लेके कैंसल आउट भी करने हैं। तो मैं इस इक्वेशन से ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। इससे मैंने इसे लिखा और इससे मैं इसे लिख दे रहा हूं। बहुत आसान काम है ये सब, बहुत आसान काम है ये सब। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप आराम से लिखिए, यहां पे हर एक चीज को लिखिए बाकायदा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब वो जो इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन से हम लोग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि फ्रॉम दिस इक्वेशन द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कैन बी स्टेटेड। अब क्या कहती है वो? टू रियल गैस हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स
आर एट सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ठीक है, देन दे हैव सेम रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कहती है वो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये कनेक्टेड है इससे और ये कनेक्टेड है इससे, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? सो आगे की कहानी देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, या फिर ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या देखते हैं आप, देखिएगा। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। भाई आपका जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेशनल मोशन भी करता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन भी करता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। एक मॉलिक्यूल में ये सब होता है, ठीक है। तो ये तीनों मोशन अवेलेबल होते हैं किसमें बेटा? एक गैस के मॉलिक्यूल में, और यही तीनों आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। अब हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं? लॉ ऑफ इक्विपैरिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लॉ कहता है कि एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल की होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंट टर्म। अब वो सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी जो कि इंडिपेंडेंट नेचर के करस्पॉन्डिंग होंगी, ठीक है। सुनना मेरी बात। विच आर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट गाइस? योर एंगुलर वेलोसिटी, एंड एक्स स्क्वायर इज व्हाट गाइस? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, देन each of the significant term contribute to RT/2 in average kinetic energy per mole। यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन RT/2 से देखा जा सकता है। वो भी किसमें? पर मोल काइनेटिक एनर्जी के एवरेज में। कैसे देखेंगे? सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके कुछ और नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट टर्म ही है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके क्या है? सिग्निफिकेंट टर्म। ये जो इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं यही आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, ठीक है। तो देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को आगे कैसे देख के चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे थियोरेटिकल कंसेप्ट की। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं या फिर जो एक्सेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट है हमें एग्जैक्ट पोजीशन और मोशन के लिए, जो कि मॉलिक्यूल शो करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई सीधी सिंपल सी बात है, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीधी सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल का मोशन या मॉलिक्यूल की पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। अब अगर मेरे पास अवेलेबल है भैया ये वाई एक्सिस, मेरे पास अवेलेबल है ये जेड एक्सिस, और मेरे पास अवेलेबल है ये एक्स एक्सिस। यहां कहीं कोई मॉलिक्यूल है, मुझे पता है कि ये मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड के करस्पॉन्ड पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, कहीं पर भी मूव कर सकता है रैंडमली, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए फॉर अ सिस्टम कंपैरिजिंग ऑफ एन एटम्स, मेरे पास एक सिस्टम है लाइक दिस। एक क्यूब बना लेता हूं मैं, या एक कंटेनर बना लेता हूं। तो जस्ट सपोज एक कंटेनर मेरे पास अवेलेबल है और वो कंटेनर क्यूबिकल शेप का है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं इस हिसाब से, ठीक है। तो इस कंटेनर में कहीं ना कहीं गैसियस मॉलिक्यूल मेरे पास अवेलेबल है, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं कितनी क्वांटिटी में, अभी मैं एक को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। आप तो ये समझ लीजिए कि इसके अंदर कितने अवेलेबल है? एन एटम्स अवेलेबल है। कितने एटम्स अवेलेबल हैं? एन एटम्स ऑफ गैस
ए, मान लीजिए कि गैस ए के n एटम्स अवेलेबल है, ठीक है। सो अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3n। क्यों? क्योंकि भाई ये x एक्सिस के करस्पॉन्ड भी होगी, ये y एक्सिस के करस्पॉन्ड भी होगी और ये z एक्सिस के करस्पॉन्ड भी होगी। यानी कि भाई अगर गैस A के n एटम्स अवेलेबल हैं तो वो x, y, z तीनों एक्सिस के करस्पॉन्ड कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, उनकी पोजीशन हो सकती है। सो सिस्टम में अगर n एटम्स हैं तो टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम आर अवेलेबल, आउट ऑफ विच सम हैव ट्रांसलेशनल, सम रोटेशनल एंड सम ऑफ द वाइब्रेशनल। ये जो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें से कुछ ट्रांसलेशनल मोशन वाले भी होंगे, कुछ रोटेशनल मोशन वाले होंगे, कुछ आपके वाइब्रेशनल मोशन वाले होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। यानी कि ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता होगा, कहीं ना कहीं ये रोटेशनल मोशन भी करता होगा और ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करता होगा। किसके करस्पॉन्डिंग? एक्स, वाई और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 3n इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n एटम्स। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि गाइस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो जरा देखें जरा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और एक्सिस, सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3। गाइस अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की, ये भाई तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये यहां कहीं तुम्हारा जेड एक्सिस। अब अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल अवेलेबल है, लाइक व्हाट, ए पार्टिकल अवेलेबल है, मैं अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, बाद में हम इसके 1 मोल या फिर n एटम्स या n मोल्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट भी क्या रहेंगे भाई हमारे पास? x, y और z के करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, ठीक है भाई। किसी भी मॉलिक्यूल का, एनी मॉलिक्यूल का मोशन, किसी भी मॉलिक्यूल का मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और एक्सिस, सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3। यानी कि अब ए की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ए के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF कितनी हो गई? 3। कैसे देखें भाई? तुम AX के करस्पॉन्ड भी देख रहे हो, तुम AY के करस्पॉन्ड भी देख रहे हो, तुम AZ के करस्पॉन्ड भी देख रहे हो, ठीक है। एंड दीज आर सिग्निफिकेंट एट ऑल टेम्परेचर फॉर द गैसेस। यानी कि ये टेम्परेचर पर क्या कर रही है बेटा? देखो टेम्परेचर किसी एक मॉलिक्यूल का तो होगा नहीं, टेम्परेचर किसका होगा? उस पूरे के पूरे सिस्टम का होगा, यानी कि कंटेनर का होगा, ठीक है। सो ये जो AX, AY, AZ है, यानी कि ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी किसी पर्टिकुलर एटम ए के लिए या मॉलिक्यूल ए के लिए अराउंड दी या अलोंग दी 3 एक्सिस, सो दीज आर सिग्निफिकेंट एट ऑल द टेम्परेचर फॉर द गैसेस। ये कहानी है आपकी। तो अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर ली जाए TE, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? सुनिएगा मेरी बात। अब Vx हो गई, Vy हो गई और Vz वाली कहानी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा कर देता हूं मैं, ठीक है, सुनना जरा, ठीक है। सो T इज इक्वल टू व्हाट गाइस? 1/2m Vx स्क्वायर प्लस 1/2m Vy स्क्वायर प्लस 1/m, ये z है, ये 2 नहीं है एक्चुअल में, ये z है, इसको मैं z कर देता हूं, ठीक है। दिस इज z, ठीक है, z, ठीक है। अब पर मोल की कहानी है, तो भैया पर मोल का क्या सीन है? हमने कहा था RT/2 से कंट्रीब्यूशन देंगे तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम। Vx ने कंट्रीब्यूशन RT/2 का दिया, Vy ने कंट्रीब्यूशन RT/2 का दिया, Vz ने कंट्रीब्यूशन RT/2 का दिया। टोटल TE क्या हो जाएगी? 3RT/2। क्या हो जाएगी? 3RT/2, ठीक है। क्योंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन दे रही है RT/2 का, वो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल में। याद आ रही है ये बात? थोड़ी देर पहले बताई थी, तो इस तरीके से देखना, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन कौन आ जाता है भाई? हीलियम हो गया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नियॉन हो गया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ऐसी गैसेस हो गई हमारे लिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जीनॉन, रेडॉन, ये आपके लिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, सो ऐसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, इनर्शिया। इसको और अच्छे से कैसे लिख दूं मैं, ठीक है, आई इज योर इनर्शिया। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन लिख देते हैं अच्छे से, आई इज योर इनर्शिया। ठीक, ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब रोटेशन कहां होता है, अपने एक्सिस पर होता है। मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये z, ये y और ये x एक्सिस। भाई अगर कोई मॉलिक्यूल है वो शो कर रहा है कि वो x एक्सिस के करस्पॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, या फिर वो y एक्सिस के करस्पॉन्ड रोटेशन शो कर रहा है, या फिर वो z एक्सिस के करस्पॉन्ड रोटेशन शो कर रहा है, वॉट एवर। ठीक है, तो वो अपने एक्सिस के करस्पॉन्ड घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, रोटेशनल एनर्जी इज योर व्हाट, आर ई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ गए। फिर अगर पॉली एटॉमिक गैस की बात कर ले, तो पॉली एटॉमिक गैसेस में तो आपके एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे भाई, N2 भी आ जाएगा, H2O का गैसियस स्टेट आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, SO2 भी आ गया, लाइक दैट। इन सब की मैं बात कर रहा हूं। तो पॉली एटॉमिक गैसेस की केसेस में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन लीनियर कंप्लीट रोटेशन। नॉन लीनियर कंप्लीट रोटेशन समझते हैं आप, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि एक्स वाई जेड, दिस सिग्निफिकेंट एट मॉडरेट टेम्परेचर। ये जो आपको दिखाया जा रहा है सिग्निफिकेंट मोशन, दैट इज ऑन मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, सो नॉन लीनियर कंप्लीट रोटेशन की बात आप समझते हैं, नॉन लीनियर कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन तो समझ गए होंगे, नॉन लीनियर की मतलब समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल की। ठीक है, फिर लीनियर का केस क्या होता है, ओनली 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस आर अवेलेबल। सो गाइस, 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। अब वो 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस कोई भी हो सकते हैं, एक्स और वाई, वाई और जेड, या जेड और एक्स, व्हाटएवर। किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, सारी केस दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले अगर मैं नॉन लीनियर का केस ले लूं, तो नॉन लीनियर के केस में आपकी रोटेशनल एनर्जी कैसे दिखाई जाएगी, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अगर मैं पर मोल के केस में दिखाऊं, तो RT/2 का कंट्रीब्यूशन होता है, जानते हैं सब लोग, RT/2 का कंट्रीब्यूशन, यानी कि 3RT/2। 10 बार नहीं बताऊंगा मैं। फिर लीनियर के लिए देख लें, तो कोई 2 एक्सिस चाहिए है, तो लीनियर के लिए अगर कोई 2 एक्सिस चाहिए है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। या तो अब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। या इसकी जगह कोई 2 दूसरे एक्सेस ले लो, कैसे ले सकते हो, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस हाफ, इसको चलो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हाफ आई ओमेगा। ठीक है, इसको भी लिख लेता हूं इधर ही, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, एक जेड बन जाएगा, एक एक्स बन जाएगा, सीधी सिंपल सी बात। तो ऐसे केस में आपको बस कुछ नहीं देखना, 2 कुछ भी लेना है तो आपने कोई सा भी 2 ले लो, आपका RT/2 प्लस RT/2 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, हाफ हाफ मिलके फुल बन गए। ठीक है, तो दीज आर सिग्निफिकेंट ओनली एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, आगे की कहानी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स की। लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन हो गए? मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो, लीनियर है। तो लीनियर है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 एक्सेस अवेलेबल है, एक्स वाई जेड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3n-5, ये वैल्यू याद रखियो। अब नॉन लीनियर का केस, नॉन लीनियर में कौन आ जाएगा भाई साहब? SO2, ठीक है, SO2 हो गया, लोन पे नॉन लीनियर का केस हो गया। तो यहां क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-6, ठीक है। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने एटम्स अवेलेबल हैं वो, ठीक है। ये कहानी है, सब याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्राइज ऑफ 2 एनर्जी टर्म्स, यानी कि रोटेशनल की तरह वाइब्रेशनल भी 2 ही चीजें दिखाएगी, ठीक है। एक हो गया हाफ mv², एक हो गया हाफ kx², क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वाइब्रेशनल ये होता है। तो भाई आप ये भी तो ध्यान से देखिए कि वाइब्रेशनल होने के साथ साथ बंदा आगे भी तो बढ़ रहा है, आगे भी तो जा रहा है यार। तो हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ kx² इज योर वाइब्रेशनल एनर्जी। सीधी सिंपल सी बात है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देखेंगे, सॉरी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, 2 टर्म्स में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे यहां पे, वो भी वाइब्रेशनल के केस में। तो ये रही आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी का केस, हाफ mv² प्लस हाफ kx², ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो RT का कंट्रीब्यूशन करती है, कब? पर मोल काइनेटिक एनर्जी के एवरेज में, ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंट है हाई टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर।